दिखाया गया है। किंतु मैं इसको इस हिसाब से देखूंगा कि भाई उन्होंने जो भी किया, एक राजा जो भी करते थे उस हिसाब से उन्होंने करने की कोशिश की। वो उनकी लड़ाई जो थी वो एक हिंदू राज्य स्थापित करने के लिए नहीं थी। ये गलत धारणा है। जो ये कर राणा कुंभा थे, राणा कुंभा ने उन लोग की दृष्टि इस पर अभी नहीं थे कि ये हिंदू है मुसलमान है। वो तात्कालिक जो दुश्मनी होती है ना, तात्कालिक जो राड़ होता है, तो उसको साधने के लिए वो जो है उसका मदद किया। वो इतनी लंबी दृष्टि वाले वे सब नहीं थे, कोई बहुत बड़े विजनरी सब ये सब नहीं थे। एक खानदान में जन्म गए तो राजा बन गए। कोई ये बहुत उच्च स्तर के बहुत बुद्धिमान नहीं थे ये सब। राजा थे बस, बुद्धिमान थोड़ी थे। आपसी ईर्ष्या द्वेष से त्रस्त थे सब। नहीं, वो बुद्धिमान थे इस हिसाब से कि भाई जो भी आज भी हमें देख रहे हैं कि सेक्युलर पार्टी है एक तरफ और दूसरी तरफ कथाकथित तो एक हिंदू पार्टी है। तो इस हिसाब से जो भी एक पसमानदा मुस्लिम को साधने के लिए बीजेपी ट्राई कर रही है ना, इस हिसाब से वो भी कर रहे हैं। ये गलत क्या है? आप देखिए ना, नहीं आप देखिएगा इस तरह से कि अभी जैसे जो पार्टी का उदाहरण आपने दिए, आप ये बीजेपी को छोड़ दीजिए और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, और कुछ हद तक कम्युनिस्ट को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। इन तीन को छोड़ दीजिए, इसके बाद जितनी भी पार्टियां हैं इन तीन के अलावा, हाँ, आप देखिए किसी के पास कोई ये है कि हमारे क्या विदेश नीति होनी चाहिए? किसी के पास कोई है बायलॉज उनका? नहीं है। कोई इनके पास कोई विजन नहीं है। या आप देखिए कि इनके पास कोई इकोनॉमिक विजन है कि देश को किस तरफ ले जाना, आर्थिक दृष्टि कैसी होनी चाहिए? कोई इनके आइडियोलॉजिकल फंडा नहीं है इकोनॉमिक्स का। हाँ, इनका तो बस ये है कि फलना जात है, ढिकना जात है, उससे गठजोड़ कर लेंगे, वो जो है हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बस इनका बस इतना ये लक्ष्य होता है। तो वो जयचंद वगैरह जो थे ना, वो उसी ब्रांड के थे। वो विजनरी नहीं थे। जिस तरह से जो विक्रमादित्य थे या राजा भोज थे, हाँ, तो उन सब के पास विजन था कुछ बड़ा करने का, सोचने का। हाँ, तो ये सब विजनरी नहीं थे। ये सब ऐसी तरह से राजा महाराजा थे, भाई उसी खानदान में जन्म गए हैं तो अपना जी खा रहे हैं राजा बन के, बस वही और था। और क्या करना था? समाज के लिए उनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं था। मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ कि जो भी इतिहास है, शायद हम उसको गहराई से देखेंगे कि ज्यादातर मानसिकता जो है वो नहीं बदला। आज भी वही थे, पिछले जमाने भी वही थे, आज भी वही है। तो इस हिसाब से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मुस्लिम जो एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स है, तो एक कन्वीनियंस के हिसाब से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है कि जब उनको पसंद है तो उनको समीकरण बिठाया जाता है, जब पसंद नहीं है तो उनके हिसाब से कैंपेन भी, नफरत भी फैलाया जाता है। तो जो भी एक कथाकथित मूवमेंट है जो आज के समय में चला रहे हैं, तो उनके एक दोगलापन भी हमें देखना पड़ेगा कि इतिहास के संदर्भ में ऐसे किरदार बहुत सारे रहे हैं। जैसे कि राणा कुंभा ने इसको इन्वाइट किया, बाबर को इन्वाइट किया, तो वो मुगल राज उन्होंने ऐसा ये कहना गलत था कि राणा कुंभा ने बाबर को इन्वाइट किया था। ऐसा नहीं, वो इन्वाइट वगैरह कोई नहीं किया था उसको। वह तो अपनी योजना प्लानिंग के साथ आया था। इन लोगों ने मतलब था कि अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए कहीं पर सपोर्ट देने की कोई बात की थी कि भाई आएगा है तो अपना ये सब लुटेरे हैं, लूट पाट के चले जाएंगे। हाँ, और हमारा जो शत्रु उसको कमजोर कर देंगे। हाँ, तो हम जो है कभी पा जाएंगे, हमारा क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। ये इस लिहाज से जो है उसको सपोर्ट कर, उसको इनवाइट नहीं किए थे। वो तो वहां के जितने भी उधर थे शासक और लुटेरे टाइप के, वे सब योजना यही बनाते थे कि कैसे भारत में चल के लूट लिया जाए। मैं इस हिसाब से ये भी कह रहा हूँ उसके एक इफेक्ट जो भी बना है हिंदू समाज में, जो आपस में एक शत्रुता बढ़ती गई, तो हिंदू जो एक आज के एक रिलीजन के तौर पे एक हम हर एक जाति को हम जोड़ कर देखते हैं,
उस हिसाब से समीकरण शायद नहीं बना, इसी कारण से। तो मैं इस हिसाब से जानना चाहता हूँ कि हिंदू के लिए जो 4 वर्ण कहे गए थे, उसके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि राजपूत जो एक बने थे उनको हिंदू के रक्षक तौर पे उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी, किंतु उस समय पे मुगल काल से ही उन्होंने समझौता की गई थी। वो समझौता करके उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की, और जब इंग्लिश काल में भी शायद उन्होंने इसी हिसाब से अंग्रेजों का भी साथ दिया। तो इस हिसाब से मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदू के जो एक मिलिट्री विंग थी वो एक नष्ट हो गई। तो हिंदू के एक मूलभूत जो एक समस्या होती है, तो उसको पूछने के लिए वैक्यूम बन गया उस समस्या की। तो उसी को एक शायद एक अपॉर्चुनिटी मिला गांधी को। वो गांधी उस समय पे बने, तो गांधी ने शायद मुसलमानों की एक सहायता ली, उनके हेल्प ली, जो एक खिलाफत मूवमेंट में जो मैंने कहने की पिछले संवाद में कहने की कोशिश की। नहीं, गांधी ने हेल्प दिलवाई हिंदुओं की, हेल्प ली कहाँ? मुसलमानों ने कौन हेल्प कर दिया हिंदुओं का, बताइए? हिंदुओं का कौन सा काम मुसलमानों ने किया? कभी नहीं, गांधी क्या बात कर रहा हूँ, गांधी हिंदुओं का कभी कोई मुसलमानों ने कोई काम नहीं किया, बल्कि जब मौका मिला है हिंदुओं से ही मदद लिया है। गांधी ने क्या किया? मंदिरों में जो है कुरान पढ़वा दिया। कभी गांधी की हिम्मत हुई कि मस्जिद में जाकर के कभी वो गीता पढ़वा दे या रामायण पढ़वा दे? मैं उसी को कोई हेल्प नहीं दिया गांधी ने, कोई हेल्प नहीं दिया। गांधी अपना लाभ ले सकते हैं कि हम हिंदुओं को बेवकूफ बना दें, मुसलमानों को भी बेवकूफ बना दें, और हम अपना कैसे आगे स्टार बन जाए। मैं इसी हिसाब से कह रहा हूँ कि भाई जो भी एक राजनीति बनी प्रीवियस पास्ट से और आज के वर्तमान से, शायद उतना नहीं बदला। जो भी एक महापुरुष बने, वो सभी चाहते थे कि उनके साथ वास्तविक महापुरुष वो होता है जो जनता को न्याय दिला दे, जनता के हक की बात करे, जनता की गरीबी दूर करे, जनता को रोजगार दे। हाँ, इस तरह की बातें करे। तो ऐसे महापुरुष कहाँ हुए जिन्होंने जनता के लिए कोई नियम कानून बनाए? यहाँ तो या किसी ने हिंदुओं के लिए नियम बनाए, किसी ने मुसलमान के लिए बनाए नियम, किसी ने तो राजपूतों के लिए बनाए, किसी ने ब्राह्मणों के लिए बनाए, किसी ने चमारों के लिए बनाए, ऐसे बनाए नियम। मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ जनता के लिए किसने नियम बनाए, बताइए? आज तक के इतिहास में आप बता दीजिए किसी भी देश के इतिहास में जिसने जनता के लिए नियम बनाया हो। मैं इसी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देश की बात कर रहा हूँ। जनता के लिए किसी ने नियम नहीं बनाए। किसी वर्ग विशेष के लिए बनाए हैं, किसी जाति विशेष के लिए बनाए हैं, किसी नस्ल विशेष के लिए बनाए हैं, किसी ग्रुप विशेष के लिए बनाया है। नहीं, ये बात एक अपनी जगह सही है, किंतु हम कंक्लूड नहीं कर सकते ना। ये तो नहीं होगा तो ये हो जाएगा कि एक निराशा की एक जो कंक्लूजन होती है, निराशा की नहीं है, सच्चाई को देखना पड़ेगा ना। सच्चाई यही है कि जनता के लिए किसी ने नियम नहीं बनाए हैं, आज भी नियम नहीं है, लेकिन आगे एक संभावना हो सकती है। और नियम क्यों नहीं बनाए? क्योंकि जनता नाम की चीज कभी यहाँ पर हो नहीं पाई है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जनता नाम की चीज यहाँ हुई नहीं है। यहाँ जनता कौन है? यहाँ तो सबको किसी न किसी कोई ना कोई लेबल लगा दिया गया है कि तुम किसान हो तो किसान के लिए लॉ बन सकता है, तुम मजदूर हो तो मजदूर के लिए लॉ बन सकता है। जनता के लिए यहाँ लॉ नहीं बनता है। हाँ, यहाँ तो सिर्फ विशेष के लिए लॉ बनते हैं कि तुम अमुक जाति के हो तो तुम्हारा है, तुम अमुक धर्म के हो तो तुम्हारे लिए ये लॉ है। तो ऐसे ही भारत में नहीं, हर देश में ऐसा ही नियम है। क्योंकि जनता जिस दिन जागरूक होगी और जनता अपना एक आइडेंटिफिकेशन करेगी कि मैं जनता हूँ, और तब वो उस हिसाब से जब कोई आंदोलन करेगी तब वो अपना नियम बना सकती है अपने हिसाब से। अन्यथा जनता नाम के कोई चीज नहीं है, ना कोई नियम है इनके लिए। नहीं, ये आप कंक्लूड तो नहीं कर सकते, किंतु यहाँ पे वो एक सिर्फ एक स्टेटमेंट बन जाएगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर
वो भी एक इंसान ही है ना। हम मुसलमान जो भी हैं वो भी एक इंसान ही है। उनको भी एक दर्द होता है, उनका भी एक बिल्कुल ये होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से वो भी एक राजनीति की एक जिसे पान कहते हैं, राजनीति शतरंज के एक मोहरे होते हैं ना, वो मोहरे बन चुके हैं। उस हिसाब से मैं ले जाना चाहता हूँ कि जो भी एक समीकरण बनाने के लिए उनको पहली बात तो देख लीजिए कि जो जहाँ तक जरूरत की बात आपने बोली है, तो ये हर इंसान को जरूरत है कि भाई हमको भोजन चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, ये सब जरूरत होती है। लेकिन ब्रेन वॉश मुसलमानों को ये कर दिया गया है कि ये सब चीजें बेकार हैं, ये सब की जरूरत जो है सेकेंडरी है, ये इनकी वैल्यू नहीं है। मुख्य वैल्यू तुम्हारे लिए क्या है कि इस्लाम के लिए जिहाद करो। ये उनके दिमाग में बैठा दिया गया है, ये उनके दिमाग में टीच कर दिया गया है कि ये रोटी कपड़ा के लिए कुछ नहीं है, ये तो अपने देह में बम मार करके फटने के लिए तक तैयार है। नहीं, ये तो एक स्टेटमेंट हुआ कि तो स्टेटमेंट नहीं है, ये सच्चाई है। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये हर इस्लाम के लिए, हर मुस्लिम के लिए ये फर्ज बताया गया है। यही तुम्हारा मुख्य ध्येय है, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। अगर ये नहीं कर सको तब वैसी स्थिति में फिर दूसरे और कर्म करने के लिए बताया गया है। जिहाद के लिए दूसरे कर्म, उनका मुख्य कर्म है कि बताया गया है। आप पढ़िए, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए, फिर बात कीजिए। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये मोहम्मद की और ये जो है अल्लाह की तरफ से जो है उनके लिए निर्देश है, जिसको पालन करना, जिसको मानना हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो कि इनकार करता है कि मैं नहीं मानूंगा इस बात को। एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है। ये तो ठीक है, शायद उस हिसाब से किसी भी सरकार वो नहीं बना पाएगी, क्योंकि मुसलमानों की जो इंटरनेशनल एक कम्युनिटी है वो एक बहुत तगड़ा है। उनके एक इन्फ्लुएंस अभी भी है, उसको एक शायद कोई भी ये नहीं कर सकता। उनको ब्रेन वॉश हुआ है नहीं हुआ है वो अलग विषय है, क्योंकि भाई जो भी इंसान है अगर मन ब्रेन वॉश तो हुआ ही है, अलग विषय नहीं है, यही मुख्य विषय है। अगर वो अपने ब्रेन का यूज करते तो वे समझ जाते कि इसमें क्या क्या दोष है, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कॉमन सेंस लगाते तो फिर वहां से निकलते, फिर वे एक जो है एक जनता हो सकते थे। जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल आपको काल्पनिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। शायद अगर बुद्धिज्म में भी बना लिया जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट बना लिया कि जो आपको धर्म युद्ध करने के लिए इन तरीकों की सहारा लेना पड़ेगा, जो भी इंसान उनको सुन के शायद मरने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस हिसाब से शायद हर कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि जिंदगी को प्यार तो हमेशा ही करेगा ना, जो भी इंसान है। तो किन कारणों से बनता है वो इसी हिसाब से देखना पड़ेगा कि उनको एक आइडियोलॉजी जो एक वो उनको बनाई गई है, उनको फोर्स किया जाता है, उनको समाज में फोर्स किया जाता है। उनको फोर्स यहाँ तक कर दिया जाता है कि अगर इस्लाम के विरुद्ध जा रहा है तुम्हारा लड़का, तो बाप जो है वही बेटा का कत्ल करेगा। यहाँ तक फोर्स किया जाता है। नहीं, वो तो एक मौलवी करते हैं, किंतु यहाँ पे सेक्युलर पार्टी जो है उनकी किरदार आप नकर नहीं सकते, क्योंकि इनको बेल देने के लिए, इनके लिए संरक्षण करने के लिए माइनॉरिटी की जो एक बनी है जो भी कानून, इसी कारण बनी है कि क्योंकि मुसलमान जो है, जो बाकी अपराधी हैं, उनके माइनॉरिटी के लिए कानून बनना ही नहीं चाहिए था। ये कानून ही गलत बनाया कांग्रेसियों ने। माइनॉरिटी के लिए तुम क्यों कानून बनाओगे? कानून बन गया, सबके लिए बन गया, उसी कानून से सबकी रक्षा होगी। स्पेशल तुम क्यों किसी की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हो? मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ कि भाई अगर आपको गुंडे बदमाशी चाहिए तो शायद अन्याय की बुनियाद वहीं पर रख दी गई है। नहीं, मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ कि जो भी एक गुंडे बदमाश अगर चाहिए तो शायद जो भी दूसरे समाज से ही उनको उठा दिया जाता है, किंतु मुसलमान जो एक अपराधी बनते हैं उनका एक दहशत इसलिए होता है कि वो जो एक ये करते हैं, कत्ल करते हैं, वो एक बर्बरता से करते हैं। वो सर काट देते हैं, या शाहबुद्दीन जैसे आपने सुना हुआ है, तेजाब नहला के उन्होंने बहुत
एक भयंकर तरीके से उन्होंने कत्ल करते थे बिहार से। तो एक खौफ, जो एक डर का माहौल था, तो उनको बढ़ाने के लिए एक मुसलमानों की एक सहायता ली जा रही है। तो ऐसा है कि इस्लाम में सिखाया ही गया है कि अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को डरा के रखो, इस तरह का व्यवहार करो कि वे तुम्हारे से भय खाएं। तो इसीलिए वो बर्बरतापूर्ण वो काम करते हैं। लेकिन बर्बरतापूर्ण काम करते तो वे ये भूल जाते हैं कि बर्बरतापूर्ण वे ही नहीं कर सकते, दूसरे भी कर सकते हैं। क्योंकि कोई आपको, कोई ठीक है, कोई अपने एक अलग संस्कृति से जी रहा है, शांत संस्कृति से, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने कसम ही खा रखी है कि जिंदगी भर हम सदा शांत ही रहेंगे, हमारी हर पीढ़ी शांत ही रहेगी। ऐसा नहीं होता है। वहां से भी रिएक्शन आएंगे, और जब रिएक्शन आएंगे तो फिर आप भी उसी तरह से बर्बरतापूर्ण मारे जाएंगे। नहीं, यहाँ पे एक और चीज आपको देखना पड़ेगा कि मुसलमान जो माफिया बने थे, अगर मुख्तार अंसारी के खिलाफ शायद सारे हिंदू समाज खड़े होने के लिए, उन्होंने कभी शहाबुद्दीन जो भी हो, माफिया हो, उन्होंने कभी दूसरे जो एक हिंदू, एक आम नागरिक को उन्होंने परेशान नहीं किया। मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, धर्म के हिसाब से कह रहा हूँ। माफिया उन्होंने परेशान तो किया, परेशान जिसको बिजनेसमैन थे, जो एक बिजनेस कम्युनिटी था यूपी बिहार में, कानपुर में, उनको परेशान किया। मैं आम इंसान की बात कर रहा हूँ। जो क्यों नहीं, आम इंसान को भी मारे? ये कैसे आप कह सकते हैं नहीं मारे? आम इंसान को मारे। वहाँ मऊ में एक यादव जो है, जो ग्वाला था, दूध लेकर बेचता था, उसको वहां गोली से मार दिया। किंतु यहाँ पे ये मैं ले जाना चाहता हूँ, उनके पीछे नफरत जो थी वो हिंदू के हिसाब से नहीं था। बिल्कुल हिंदू के हिसाब से था। आपको क्या पता है? यहाँ मऊ में जो है वो मुख्तार अंसारी सीधे वो जीप में रिवॉल्वर लेकर के घूम रहा था। हाँ, कहता जिधर भी हिंदुओं को देखो वहीं से मारो। वो मुझे नहीं पता, ये शायद नया विषय है। वो हिंदू है ना, लेकिन हम लोग तो इधर रहते हैं तो हम लोग जानते हैं ना। ये तो उनको सिखाया ही गया है। लेकिन वे तो लाचार हैं कि वो करें क्या। इतना हिंदू बहुल क्षेत्र में रहते हैं तो खुलेआम इस तरह से करेंगे तो उल्टे मारे दिए जाएंगे। तो वो तो लाचारी में थोड़े बहुत लोगों को मिला कर रखते हैं। जहां उनकी वास्तविकता देखनी है तो जहां वे बहुमत में हैं, जहां बहुसंख्यक है, वहां जाके देखिए कि वहां उनका बिहेव कैसा होता है। नहीं, ये बात तो वहां आपको समझ में आ जाएगा, उनकी असलियत वहां समझ में आ जाएगी कि वो कैसे बिहेव करते हैं। नहीं, ये बात तो आपने जो कही, जो मुख्तार अंसारी के संदर्भ में, जो अन्य मुस्लिम संदर्भ में, अगर ऐसा है तो वहाँ तो बाहुबली के कमी तो नहीं था ना। बहुत सारे बाहुबली आपका हिसाब से थे। हाँ थे, है बहुत सारे नहीं थे, लेकिन कुछ थे। बहुत सारे कहाँ से होंगे, कुछ ही हो गए, बहुत सारे थोड़ी होते हैं, लेकिन कुछ थे। जो भी बने थे, शायद जो भी हिंदू प्रताड़ित थे, उनके सहायता लेके शायद मुख्तार अंसारी को उनके ताकत को कम किया जा सकता था। तो इस हिसाब से शायद नहीं बनाना। ऐसा है ना कि ताकत तो कम किया ही नहीं गया, तभी तो वो जेल में है। आज के संदर्भ में मैं तो ताकत कहाँ, कौन कम करेगा? कौन कम करेगा? यहाँ जो भेड़ चरा रहा है वो कम करेगा, कि जो गन्ना बो रहा है वो कम करेगा? सरकार ही तो कम करती है। नहीं, मैं एक उदाहरण। और सरकार कैसे काम करेगी? जब उसके खिलाफ में बहुमत आ गया, जो सरकार उसको प्रश्रय दे रही थी, दूसरी सरकार बना दी गई तो उसका कम हो गया। जब तक उनकी सरकारें बन रही थी तो उसको कौन कम करता, बताइए? जब अखिलेश मुलायम सिंह खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई तुमको जो मर्जी सो कर लो, तो कौन उसको कम करने जाएगा? कोई पुलिस रोकेगी? नहीं, मैं अभी भी आपने एग्जांपल दिया ना कि यादव समाज से उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया, तो उस हिसाब से यादव की जो एक सरकार थी उस समय क्या कर रही थी, तो ये भी एक प्रश्न। यादव समाज तो मुलायम सिंह का, अखिलेश यादव का तो गुलाम रहा कि भाई उनको वोट देना है। लेकिन वह तो वोट का समय आएगा उस समय ना। जब वोट का समय नहीं है उस समय तो वे हिंदू हैं, उस समय तो मुसलमान के खिलाफ में तो वो हिंदू हैं, तो उस वक्त वो मारे जाएंगे। जब वोट का समय आएगा तो वो मुलायम को देते थे कि भाई हमारी पार्टी है सपा,
उस वक्त उनको मुसलमान उनको प्यारा लगता था, क्योंकि वे लोग उनकी सरकार बनवा रहे थे उसकी बिरादरी की। लेकिन जब सरकार उनकी बन जाती थी तो उसके बाद जो ये माफिया डॉन जो थे, जो मुस्लिम थे, तो उनके लिए तो फिर ये तो हिंदू थे ना, काफिर थे ना, तो इनको तो मारना है। फिर उनको ये थोड़ी देखना है कि ये यादव है कि चमार है कि डोम है कि मुसहर है कि क्या है, बस हिंदू है मारो, काफिर है मारो। एक चीज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बीएसपी की सरकार बनी, जब मायावती सरकार बनी, तो उन्होंने माफिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। तो ये एक उपलब्धि उनको गिनाना पड़ेगा, कि क्रेडिट तो देना पड़ेगा। मायावती सरकार में जो भी नकारात्मक चीजें थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा ही थोड़ी सख्त थी, ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उसको भी मुस्लिम का वोट चाहिए था, इसलिए खुलेआम वो नहीं कर सकती थी बहुत। लेकिन इतना खुलेआम छूट भी नहीं दी थी कि तुम जो मर्जी सो कर लो। नहीं, उसके उस टाइम पे उसका इतना ही था, उस समय इतना ही था कि बचा बचा के करो, समझ रहे हैं। उस टाइम पे मुलायम के समय में ये था कि जो मर्जी सो कर लो, और मायावती में ये था कि बचा बचा के करो। नहीं, उस टाइम पे ये भी देखना पड़ेगा कि मायावती की सरकार जो बनी वो एक कॉम्बिनेशन की सरकार बनी, बीजेपी एंड मायावती की सरकार। उन्होंने थोड़े से समय के लिए रही थी, वो 6 महीने के लिए रही थी, उसमें कोई बहुत वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है कि तो वो 6 महीने के लिए रही थी, शायद उसके लिए नहीं है। लेकिन वो ऐसा है ना कि आपने का अपना एक मिजाज भी होता है, मायावती का एक अपना एक अलग मिजाज था। हाँ, तो एक बात वो है। दूसरी बात है कि मायावती की जो सरकार बनी वो ब्राह्मणों से मिलकर के बनी, ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन था उसमें, चमार प्लस ब्राह्मण, हाँ, प्लस मुस्लिम प्लस अन्य बिरादरी जो थे, जो दलित बिरादरी में आते हैं और बैकवर्ड में, वे सब थे। तो इसीलिए उसमें ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा वो था, वो पकड़ थी। तो इसलिए जो है वो वहां पर इन लोगों के पर, माफिया के पास थोड़ा बहुत काबू था। हाँ, तो ये लोग अपहरण कर सकते थे, कब्जा करते थे, फिरौती करते थे, लेकिन वो थोड़ा सा देख सुन करके बचा करके, ऐसा वो नहीं था, अंधेर गर्दी नहीं थी कि जैसे जो मन की दिन दहाड़े कर रहे हैं, वैसा नहीं था। तो आपने जो कहा, आप एक्सपैंड करके देखिए। आपने जो कहा बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही। इसके पीछे एक कॉम्बिनेशन बना दलित और ब्राह्मण। तो इस हिसाब से जो भी एक देखना पड़ेगा कि ब्राह्मण जो मायावती के सरकार के एक सपोर्टर बने, तो इस हिसाब से उनको वर्चस्व की लड़ाई के लिए उन्होंने मायावती को एक जरिया बनाया, एक हिस्सा बनाया, एक उनके उपलब्धि पाने के लिए। नहीं, ब्राह्मणों का मुख्य बात यह है कि ब्राह्मणों का कंप्लेन यहाँ पर यूपी में यह था कि हम लोग की समाजवादी पार्टी में कुछ सुनी नहीं जाती है, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। हम ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि वे अपना खोज रहे थे कि भाई कहाँ हमें स्थान मिले। तो मायावती स्वाभाविक है, तो मायावती में उन लोग का स्थान मिल गया, मायावती ने वो कॉम्बिनेशन बिठा लिया। ये तो इसलिए क्योंकि भाई उन्होंने आजम खान की जो वे इस बार भी ब्राह्मण, देख लीजिए, ब्राह्मण इस बार भी मायावती को देने वाले थे वोट, लेकिन अंतिम समय में उन लोगों ने फैसला बदल दिया। क्यों बदल लिया? क्योंकि उनको लग गया, वो तो भांप करके चलते हैं ना, तो वो भांप लिए कि इनकी सरकार बन नहीं रही है, तो इनके पीछे जाने से वोट बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो इस बार भी वे बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे थे, उसमें भी इस बार भी वे जाने वाले थे, यानी उनका जो अधिक बहुसंख्यक जो था वो उसमें जाने वाला था। तो वो ये बात ठीक है। मैं इस हिसाब से ये भी कहूँगा कि भाई मुलायम सिंह मुख्यमंत्री शायद अच्छे नहीं थे, किंतु जब वो रेलवे मंत्री बने शायद उन्होंने बहुत अच्छी काम किया। तो इस हिसाब से अलग अलग किरदार जो थे वो अपने जगह उन्होंने रक्षा मंत्री बने थे वे। नहीं, वो मुलायम सिंह के बात नहीं कर रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद रेलवे मंत्री बने थे, मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने थे। लालू प्रसाद की बात कर रहा हूँ। लालू प्रसाद की जो बदनाम किया जाता था जंगल राज करके, शायद वो उन्होंने बदनाम नहीं किया था। जंगल राज तो है ही, लालू से ज्यादा जंगल राज तो मैं कहूँगा सिर्फ जो है ममता बनर्जी रिकॉर्ड तोड़ रही है लालू का। हाँ, लालू का रिकॉर्ड जो है,
लालू का रिकॉर्ड ममता बनर्जी तोड़ रही है, नहीं तो लालू का रिकॉर्ड कोई और नहीं तोड़ पा रहा। हमने ये जो कवर किया आज के राजनीति की तरफ, शायद हम सोल्यूशन की तरफ भी शायद थोड़े बहुत बढ़ेंगे। सॉल्यूशन इसका यही है कि जितनी भी पार्टियां हैं ये सब बेकार हैं, इन सभी पार्टियों को हटा दिया जाए और जनता को सीधे कानून बनाने का अधिकार दिया जाए और जनता को सीधे प्रशासन को वो देने का, यही सॉल्यूशन है। अन्यथा कोई भी पार्टी सॉल्यूशन नहीं है, ये जान लीजिए, पार्टी कोई सॉल्यूशन नहीं है। सवाल ये है कि ब्लूप्रिंट है क्या, और उसके जो एक रोड मैप है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। कौन सा रोड मैप? जो एक भारत की सुपर पावर बनने की, कौन पार्टी के लिहाज से आप बात करेंगे, कौन पार्टी की सरकार बनाएगी वो बात अलग हो जाएगी। जनता के लिहाज से बात करेंगे कि जनता का अच्छा जनता के हिसाब से बात करो, जनता के हिसाब से बात करो। जनता के हिसाब से तो एक भी पार्टी जो है ना जनता के लिए नहीं सोच रही है, एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो जनता के लिए सोच रही है। हाँ, सिवाय जो जनता राज पार्टी बनाई गई है इसको छोड़ करके, बाकी किसी पार्टी में जनता के लिए मुद्दे नहीं है। नहीं, आपने रोड मैप तो नहीं बनाया ना कि क्यों नहीं रोड मैप बनाया? रोड मैप बिल्कुल बना हुआ है, बिना रोड मैप का पार्टी थोड़ी होती है। नहीं, रोड मैप आप अगले 20 ईयर्स जो भी एक है भारत के भविष्य जिस हिसाब से अभी तो जो भारत का जो अभी का जो ट्रेंड है, अभी लेटेस्ट जो अभी स्थिति है, अभी की स्थिति है, अभी का जो स्ट्रेंथ है, अभी का जो सिद्धांत है, उसमें तो अभी बीजेपी को ही आना है। हाँ, ये लोग कितना भी हुकूमत कर रहे हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है बाकी पार्टियों का भी, अभी बीजेपी को आना है, गारंटेड है। किस हिसाब से आप कोई बाकी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। नहीं, किस हिसाब से आपने हाँ, एक अर्थ में जो है, अब इनके सफल होने का अगर हम 1% चांस मांगता हूँ, 1% से ज्यादा चांस नहीं मांगता, वो भी तब जब ये सारे मिल जाएं और सारे मिल करके अपना सीट जो है इस हिसाब से कर लें कि जहां पर एक एक करके उसके कैंडिडेट उतारें और वहां सपोर्ट करें, तो बीजेपी को हरा सकते हैं। अन्यथा इनका ये तो एक राजनीतिक विश्लेषण हो गया। आपने तो राजनीतिक तो आपने पूछा है ना, आपने वही तो पूछा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी को लाने के लिए जो एक विश्लेषण है वो एक अलग विषय, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग। आपका प्रश्न तो यही था ना, तो इसीलिए मैंने उत्तर दिया ना ऐसा। मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ, मिलिट्री वगैरह जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए, और एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और जो एक सामाजिक हमें जो हिंदू के कानून बनना चाहिए न्याय व्यवस्था सुधारने के लिए, ये तो पार्टियां तो बनाएंगे ना। ये तो पार्टियां जो निर्देश देती है कि मिलिट्री को कितना इक्विपमेंट्स खरीदना है, बजट देना है मिलिट्री को, तो ये तो जो पार्टी सरकार बनाती है केंद्र में वही तो देती है। हाँ, वो एक प्रक्रिया हो गया, किंतु मूलभूत तरीके से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो आज के समय पे बहुत बड़े एक चैलेंज बना हुआ है चाइना को, वो उसको टैकल करने के लिए आप किस हिसाब से अपने आर्थिक युद्ध के लिए और टेक्नोलॉजी के युद्ध करने के लिए और बायो एक वारफेयर तैयार करने के लिए, केमिकल वारफेयर के लिए आपने किस हिसाब से एक योजना बनाई, ये सब हमें देखना पड़ेगा कि हम कितने समय तक उनसे लड़ सकते हैं, क्षमता कितना है हमारे देश के लड़ाई करने के लिए। तो हमारे समाज में जो एक आज की आर्थिक परिस्थिति है वो कितना सहायक बनेगा इस तरीके से।